नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपीएसआई के लिए हम जो संविधान की सीरीज शुरू किए थे उसका जो अगला भाग है उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि टॉप एमसीक्यूज होंगे और फंडामेंटल राइट्स के, तथा ये सभी जो एमसीक्यूज आपकी परीक्षा यूपीएसआई की होने वाली है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। इस वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे आप देख रहे हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति है किसको दी गई है, तो आप ध्यान दीजिएगा, और सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। किसे किसे? सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है और आर्टिकल जो है 226 हाई कोर्ट को यह पावर देता है कि ये फंडामेंटल राइट्स को लागू करें। तो फंडामेंटल राइट्स को लागू करने की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के पास है। कौन कौन से आर्टिकल के तहत मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को यह पावर देता है। तो ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। मौलिक अधिकार क्या है? चार ऑप्शन आपके पास हैं। वाद योग्य हैं, अवाद्य योग्य हैं, लचीले हैं या कठोर हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये किस प्रकार के हैं, तो ये जो हैं प्रवर्तनीय हैं, यानी कि ये वाद योग्य। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, तथा वह हाई कोर्ट भी जा सकता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। यानी कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये वाद योग्य होते हैं। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, देख लीजिए। मौलिक अधिकार के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। पहला कथन क्या कह रहा है, कभी भी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो यह बिल्कुल गलत कथन है। कभी भी मौलिक अधिकारों को किसी भी मौलिक अधिकारों को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। यह कथन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकता है, तो यह भी कथन आपका बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री के निर्देश से मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। और तीसरा कथन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, तो यह भी कथन आपका बिल्कुल गलत है। मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार निलंबित नहीं किया जा सकता। चौथा कथन क्या कह रहा है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में। यानी कि हमारे देश में जो मान लीजिए आपातकाल लगाया जाता है, जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो उस कंडीशन में जो है आपका जो मौलिक अधिकार है उनको निलंबित किया जा सकता है। आगे इनके बारे में आगे प्रश्न हम डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल के समय निलंबित हो सकते हैं। तो आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार, यानी कि आपको बताना है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जो उल्लेख है कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद के मध्य है, सिंपली आपसे पूछा जा रहा है। तो फंडामेंटल राइट्स का जो आपका जिक्र है यह अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35 के मध्य, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के मध्य जो है आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का जिक्र है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। आप इसे ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 12 से लेकर 35 के मध्य। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन सा आर्टिकल लगाता है? तो आर्टिकल आपका जो 14 है यह विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। इसमें क्या कहा गया है आर्टिकल 14 में? आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता की बात कही गई। आप इसे ध्यान दीजिएगा, विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, उसकी बात कही गई है आर्टिकल 14 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका ए 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत जो है शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है।
आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत इसका जिक्र है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह आर्टिकल है, आर्टिकल 15(4), तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला अनुच्छेद क्या कह रहा है हमारा, देख लीजिए। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद जो 13 है यह संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनके ऊपर प्राथमिकता देता है। इसका मतलब क्या होता है, आर्टिकल 13 में किसका जिक्र किया गया है कि जो मूल अधिकार हैं उन्हें असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां होंगी उनको शून्य करार दिया जाएगा। सिंपल सी बात यहाँ पे कही जा रही है। मान लीजिए कोई संसद है, मान लीजिए संसद हो गई या राज्य की विधान पालिकाएं होंगे, उनके द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो उस प्रकार की जो विधियां हैं वो शून्य घोषित कर दी जाएंगी आर्टिकल 13 के अंतर्गत। तो सिंपल सी बात यह है, यानी कि यह संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता देता है संसद के कानून और राज्यपालिकाओं के कानून के विरुद्ध। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 13। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद भिन्न वर्ग का है, आपको बताना है। तो इसमें से आपका जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 यह एक कैटेगरी का है। किस कैटेगरी का है, तो यह समानता के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, तो समानता के अंतर्गत आता है आपका अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17। 17 के बाद 18 भी हो जाएगा। तो ये 5 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, ये आते हैं आपके समानता के अधिकार के अंतर्गत। लेकिन आपका जो अनुच्छेद 19 है यह आपका आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। इस प्रकार से आर्टिकल 19 जो है आपका भिन्न है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के मध्य दिया गया है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के मध्य स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया गया, यानी कि आपको सिंपली बताना है अनुच्छेद 15 किसके अंतर्गत आएगा दिए गए ऑप्शंस में से। तो मैंने आपको अभी बताया है अनुच्छेद जो 15 है आपको मिलेगा समानता के अधिकार के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है। समानता के अधिकार के अंतर्गत आपके कितने आर्टिकल आते हैं, तो 5। अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 के मध्य जो आर्टिकल हैं ये सभी समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तथा आपका जो अनुच्छेद 15 यह क्या कहता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह बात कहता है आपका अनुच्छेद 15। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार प्रदान किया गया है किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद के मध्य? तो मैंने आपको अभी बताया है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के मध्य समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो समानता के जो मौलिक अधिकार है इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, तो आप ध्यान दीजिएगा। कानून के समक्ष समानता सम्मिलित है, सामाजिक समानता सम्मिलित है, अवसर की समानता सम्मिलित है, लेकिन आर्थिक समानता इसमें सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्थिक समानता की इसमें बात नहीं कही गई, तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। और निम्न में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अनुच्छेद 24 की बात हो रही है। यहाँ पे आर्टिकल 24 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन नहीं किया जाएगा, यानी कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होंगे उनको कारखानों में काम करने की मनाही है, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 24, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं अनुच्छेद 23 क्या कहता है, तो यह बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है, यानी कि जो बलात् श्रम यानी कि जो बेगारी होता है उसको प्रतिबंधित करता है आपका अनुच्छेद 23, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए।
संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का यानी कि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 17 के अंतर्गत जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद जो आपका 19 है, या प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद जो 19 है आपका प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही, आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का प्रावधान है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भी प्रश्न है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह अनुच्छेद आपका है 19, अनुच्छेद 19 ए में आपको मिलेगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कब निलंबित किया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो अनुच्छेद आपका 19 है, तो दिए गए ऑप्शंस में से किस परिस्थिति में अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो सशस्त्र विद्रोह के समय, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सशस्त्र विद्रोह के समय जो है अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता। बाकी आपके जो दो ऑप्शन दिए गए हैं, युद्ध के समय और बाहरी आक्रमण के समय, इन दो परिस्थितियों में अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के समय अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी कि जब आपका जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा आपका अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, तो मान लीजिए जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है युद्ध के आधार पर या बाहरी आक्रमण के आधार पर, तब तो आपका अनुच्छेद 19 जो है निलंबित हो जाएगा। लेकिन आपका जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है, तो आपका आर्टिकल जो 19 है वह निलंबित नहीं होगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, सशस्त्र विद्रोह के समय निलंबित नहीं होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। और संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, तो इसको अभी तक के लिए छोड़ देते हैं। इसका आंसर आपको मैं कल के वीडियो में दे दूंगा, तो इसको अभी के लिए हम रोक के लगते हैं। अगर आपको इसका जवाब पता होगा तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना जो है किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 25 के तहत जो है सिखों द्वारा कृपाण को धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है इसका संबंध किससे है? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 25 का संबंध आपका है धर्म की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा प्रवर्तित किया जाता था? मौलिक अधिकार, यानी कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं वे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, तो अनुच्छेद 32 यह ताकत देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वह इस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करे। तो आर्टिकल 32 जो है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दिए गए ऑप्शंस में से मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होती है, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों संरक्षक मानी गई हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक माना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगेन इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, क्या कह रहा है, और निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? आर्टिकल 32, यानी कि संवैधानिक उपचार के अधिकार जो आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, इसको जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है कौन सी रिट जारी की जाती है? तो आपका हो जाएगा हैबियस कॉर्पस, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी की जा सकती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके अलावा कितने प्रकार के रिट का जिक्र है हमारे संविधान में? तो टोटल 5 प्रकार के रिट का जिक्र है। एक हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा? प्रतिषेध, यानी कि 5 प्रकार के रिट का जिक्र है। तो आप याद रखिएगा, इन 5 प्रकार के रिट को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस वाद ने संसद, प्रश्न क्या कह रहा है हमारे यहाँ पे, और निम्नलिखित में से किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाद है? तो केशवानंद भारती वाद जो हुआ था आपका 1973 में, इसने जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था संसद को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, केशवानंद भारती केस जो हुआ था आपका 1973। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? अगेन इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो आपका वाद था। इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बेंच बैठी, 13 जजों की बेंच बैठी थी इस केस में। तो इसी केस में जो है भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा तैयार की गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और संपत्ति का अधिकार क्या, कौन सा अधिकार बन गया अब? तो संपत्ति का जो अधिकार है अब कौन सा अधिकार बन गया है? तो आप ध्यान दीजिएगा, संपत्ति का जो अधिकार है अब यह एक कानूनी अधिकार बन गया है। यानी कि ऑप्शन आपका जो डी बिल्कुल सही है, कानूनी अधिकार अब बन गया है संपत्ति का अधिकार। तो इसको आपको ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न और आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, संपत्ति का जो अधिकार है अब यह कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसको जो है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत जो है इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत इसको जगह दे दी गई थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा, तथा यह एक अब कानूनी अधिकार बन गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों का लोप किया गया था? तो मैंने आपको अभी बताया है, जो आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम इसी के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को मूल यानी कि जो संपत्ति का मूल अधिकार था इसको फंडामेंटल राइट्स से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, तथा इसको अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रख दिया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, क्या कह रहा है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस प्रकार की रीट की आवश्यकता होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मैंने आपको अभी बताया था, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस प्रकार की रीट की आवश्यकता होती है? तो इस रीट का नाम है हैबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता था। इसे ध्यान दीजिएगा, तथा यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए भी जारी की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो भारतीय संविधानों के मौलिक अधिकारों के युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की जो शक्ति है यह किसके पास है? तो आप ध्यान दीजिएगा,